नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन चैनल माइंड मैप के इस प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान। भारत के संविधान में हमने पिछली वीडियो में बात की थी भारत के उपराष्ट्रपति एवं उनके कार्यकाल तथा भारत के राष्ट्रपति एवं उनके कार्यकाल की। आज बात करते हैं भारत के न्यायवादी, भारत के महान्यायवादी एवं संसद की। तो भारत का महान्यायवादी जो कि भारत सरकार का वकील कहा जाता है, कहा जाता है, या फिर भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी माना जाता है। तो समझते हैं भारत के महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन सरकार की सलाह पर या मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अगर इसकी योग्यता और कार्यकाल की बात करें तो योग्यता इसकी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर ही मानी जाती है। जैसे वह भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, किसी उच्च न्यायालय में या फिर किसी उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत की हो, या चौथा राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी पद देते हैं। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के पर्यंत बना रहता है, मतलब इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ही अपने पद पर बना रहता है। अमूमन कहा जाता है कि यह सरकार का वकील होता है तो सरकार के साथ ही चेंज होता है। जैसे सरकार बदलती है तो सरकार अपना दूसरा वकील ले आती है, दूसरा महान्यायवादी चुन लेती है। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सेटलवार्ड थे और अभी वर्तमान में के वेणुगोपाल राव भारत के महान्यायवादी हैं। इससे अलग महान्यायवादी के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए एक भारत के महाधिवक्ता की भी नियुक्ति होती है, जो कि अभी तुषार मेहता हैं। महाधिवक्ता का उल्लेख आर्टिकल 76 में नहीं मिलता। बात करते हैं संसद की। तो भारत की जो है वो संसदीय प्रणाली है, ब्रिटेन से ली गई संसदीय प्रणाली, जिसे केंद्र सरकार का विधायी अंग कहा जाता है, जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, संसद से ही कानून बनते हैं और संसद कानूनों में संशोधन होता है या फिर कानूनों को हटाया भी जा सकता है। तो संसदीय कानूनों को बनाना, हटाना या फिर संशोधन करना संसद का ही काम है। और पहली बार संसद का गठन माना जाता है 1952 से या 1951 से माना जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद राष्ट्रपति चुने गए थे। उसके बाद प्रथम चुनाव जो हुए वो 1951 के अंत में और फरवरी मार्च माह 1952 तक चले और पहली बार राज्यसभा और लोकसभा चुन के आई थी। तो संसद की संरचना समझते हैं। संसद की संरचना में राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा, ये 3 अंग माने जाते हैं। संसद के 3 अंग माने जाते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो संसद जो कि आर्टिकल 79 में है, राज्यसभा 80 में है और लोकसभा 81 में है। राष्ट्रपति को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है। तो संसद के अंग 3 हैं, लेकिन सदन 2 हैं। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। इन्हीं को जानते हैं किस प्रकार से। राज्यसभा, सदन 2, अंग 3 अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। सदन 2, राज्यसभा, लोकसभा, संसद इन तीनों से मिलकर बनती है और अंग इसके 2 हैं। राज्यसभा, इसको स्थायी सदन, उच्च सदन या प्रथम सदन भी कहा जाता है, क्योंकि यह विघटित नहीं होता है, ना ही अभी तक हुआ है। इसे दूसरा चैम्बर भी कहा जाता है। इसमें संघ एवं राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इनकी अधिकतम संख्या 250 है, जो कि 238 राज्य एवं संघ शासित प्रदेश से आते हैं और 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा में राष्ट्रपति की नज़रों में विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्ति हों। ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में। अगर वर्तमान संख्या की बात करें तो वर्तमान संख्या 245 रखी गई है। 245 में 229 राज्यों से
4 केंद्र शासित प्रदेश से और 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। केंद्र शासित प्रदेशों में से भी 3 दिल्ली से और 1 पुदुचेरी से चुन के आते हैं राज्यसभा में, और जो सदस्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से नहीं आते हैं। अगर चुनाव की बात की जाए तो चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है राज्यसभा के सदस्यों का। इन्हें विधानसभाओं के सदस्य जो होते हैं वो चुनते हैं, यानी अप्रत्यक्ष तरीके से, जिन्हें जनता चुनती है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। इनकी न्यूनतम आयु, राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। 30 वर्ष से कम का व्यक्ति राज्यसभा के लिए नामांकन नहीं कर सकता है, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूरा 6 वर्ष का होता है, और हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ये था राज्यसभा का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं लोकसभा के स्ट्रक्चर की। तो इसका हम विपरीत कह सकते हैं, इसे अस्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि यह कभी भी विघटित हो सकता है, राष्ट्रपति से कभी भी भंग कर सकता है। इसे निम्न सदन या छोटा सदन कहा जाता है, या द्वितीय सदन कहा जाता है। दूसरा, इसे प्रथम चैम्बर कहा जाता है। प्रथम चैम्बर लोकसभा को कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा में ही सारी शक्तियाँ मौजूद हैं, और दूसरा चैम्बर राज्यसभा को कहा जाता है। लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इसी को बोलते हैं हम लोकतंत्र, क्योंकि इसमें लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं, और वही देश पर सरकार बनाते हैं और सरकार चलाते हैं। तो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा में बैठते हैं, इसलिए यह संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती थी। अगर इनकी अधिकतम संख्या की बात करें तो लोकसभा की अधिकतम संख्या 545 है, जो कि 530 राज्यों से, 20 संघ शासित प्रदेश से और 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है राष्ट्रपति। 5वें की बात करूं तो अभी वर्तमान संख्या की बात करें तो 545 है, 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 2 एंग्लो इंडियन आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति से मनोनीत करता है 2 एंग्लो इंडियनों को। अगर 20 केंद्र शासित प्रदेशों से बात की जाए तो 7 सीटें दिल्ली से जाती हैं लोकसभा में, और एक सभी केंद्र शासित प्रदेशों से जाते हैं। अभी दमन एवं दीव और दादरा नागर हवेली दोनों एक हो गए हैं, तो इसमें 2 सीट मानी जा सकती हैं। इनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अगर कोई लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। 25 वर्ष से कम का व्यक्ति लोकसभा में नामांकन नहीं कर सकता। इसका जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष जनता द्वारा होता है, मतलब हम ही या 18 साल से ऊपर के व्यक्ति लोकसभा के प्रतिनिधियों को वोट देते हैं। 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो प्रथम बार 1989 में 18 वर्ष के युवकों ने वोट दिया था। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल वैसे तो लोकसभा का 5 वर्ष है, लेकिन इसे राष्ट्रपति कभी भी भंग कर सकता है। कभी भी भंग जब कर सकता है जब सरकार अपना बहुमत खो देती है। तो ये संपूर्ण जानकारी जो मैंने दी है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। शायद इससे बाहर कोई क्वेश्चन ना बने। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यूपी SSSC पैट का एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है, यूपी BEd वाला और UPSI के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, ध्यान से पढ़ें। तो आज के लिए धन्यवाद।